फाइन। तो आज की क्लास में हम लोग जो बात करेंगे वो है भारत की भौगोलिक संरचना, इंडियन फिजियोग्राफी के बारे में बात करेंगे। जैसे इंडियन ज्योग्राफी या भारत का भूगोल देखा जाए तो इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। वैसे होल ऑफ द भूगोल को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होता है आपका फिजिकल वाला पार्ट जिसको भौतिक भाग बोलते हैं, और दूसरा होता है मानवीय एंगल, ह्यूमन ज्योग्राफी। तो एक है मानव भूगोल और एक है भौतिक भूगोल। वर्ल्ड का एंड इंडिया का फिजिकल ज्योग्राफी एंड एक है ह्यूमन ज्योग्राफी। अब जो ये फिजिकल ज्योग्राफी है या भौतिक भूगोल है, इसका दो पार्ट हो सकता है। एक होता है, कौन सा एक पार्ट होता है? एक होता है विश्व का भूगोल, वर्ल्ड का ज्योग्राफी, और दूसरा होता है इंडिया का फिजिकल ज्योग्राफी। तो अगर देखा जाए भारत की जो भौगोलिक संरचना है वो विश्व से आती है, इज़न्ट इट? इंडिया का जो फिजियोग्राफी है वो वर्ल्ड की फिजियोग्राफी से रिलेटेड है, क्योंकि इंडिया एज सच एक कंट्री है, बट अपने आप में एक महाद्वीप है, अपने आप में कॉन्टिनेंट है नहीं। हम जानते हैं कि ऐसे बहुत ही रेयर कंट्री हैं जो अपने आप में कॉन्टिनेंट है। हम जानते हैं कि जैसे ऑस्ट्रेलिया, ये एक देश भी है और एक महाद्वीप भी है, बट बाकी देखा जाए तो अफ्रीका एक कॉन्टिनेंट है बट अपने आप में एक कंट्री नहीं है। तो इसलिए अगर हम इंडिया को एज ए कंट्री ना देखें, इंडिया को हम किसी कॉन्टिनेंट का पार्ट देखें या किसी महाद्वीप का हिस्सा देखें, तब जो सिचुएशन निकल के आता है हमको ये समझ आता है कि ये जो फिजिकल पार्ट जो है किसका, उस कॉन्टिनेंट का, उस महाद्वीप की जो भौगोलिक संरचना है उसका एक पार्ट है हमारा भारत का भूगोल, ठीक है ना। तो अब हमको ये जानना है कि हम ये जानते हैं कि हमारा जो इंडिया का कंट्री है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट उसको बोला जाता है, अगर आप जानते होंगे तो सब कॉन्टिनेंट, उपमहाद्वीप, भारत का उपमहाद्वीप सब कॉन्टिनेंट, इसका मतलब इंडिया का जो पार्ट है वो कॉन्टिनेंट से कुछ छोटा पार्ट है, जिसको अपन सब वर्ड जब यूज़ करते हैं तो सब कॉन्टिनेंट या उपमहाद्वीप, मतलब मेन महाद्वीप ना होके वो एक उप है। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट हम यूज़ करते हैं, इसका मतलब ये है कि इंडिया का जो कंट्री है जो कि एशिया का पार्ट है, आप जानते होंगे कि इंडिया का जो कंट्री है वो एशिया के कॉन्टिनेंट का पार्ट है, और उस कॉन्टिनेंट का एक छोटा सा पार्ट है इंडियन सब कॉन्टिनेंट, भारतीय उपमहाद्वीप, ये इसका एक छोटा सा पार्ट है। और अगर हम देखें तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट को अलग से क्यों बताया जाता है? क्या ऐसे ही और किसी अलग चीज़ को बताया जाता है? जैसे अब क्या रशिया को एशिया में अलग तरीके से रशियन सब कॉन्टिनेंट बोला जाता है? नहीं बोला जाता। हाँ, बट हम एक चीज़ बोलते हैं, कोरियन पेनिनसुला, कोरियन प्रायद्वीप। अब देखो एक और वर्ड आ गया, प्रायद्वीप, है ना, पेनिनसुला। तो कोरियन पेनिनसुला हम वर्ड यूज़ करते हैं, अरेबियन पेनिनसुला, अरब का प्रायद्वीप यूज़ करते हैं, बट किसी के साथ सब कॉन्टिनेंट यूज़ नहीं करते, उपमहाद्वीप यूज़ नहीं करते, है ना। इसका मतलब ये है कि भले इंडिया एशिया का पार्ट है, बट इंडिया जिस कॉन्टिनेंट या जिस सब कॉन्टिनेंट से बिलोंग करता है वो एशिया से थोड़ा अलग है, isn't it? एशिया से वो थोड़ा अलग है। तो हम आज इसी के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग मैं जस्ट पूछना चाह रहा हूँ कि मेरा वॉइस, वीडियो, एवरीथिंग इज क्लियर, सो दैट हम लोग सिर्फ स्टडीज़ पे फोकस कर सकें, ठीक है। कोई कंफर्म कर सकता है? एनीवन? अनम्यूट करिएगा। ओके, क्लियर है लोकेश, फाइन, थैंक यू। तो अब हम लोग आगे जाते हैं। हम लोग जानते हैं कि हमारे जो पृथ्वी का इतिहास है, जो हमारे अर्थ का हिस्ट्री है, वो 4.5 बिलियन ईयर्स अगो, 4.5 अरब साल पुराना है, ठीक है। ये जो भारत का जो इतिहास है वो पृथ्वी के इतिहास से मैच करता है। भारत का कौन सा इतिहास? ये वाला एंशियंट मिडिवल वाला हिस्ट्री नहीं, हम ज्योग्राफिकल हिस्ट्री की बात करते हैं, ठीक है ना। हम भौगोलिक इतिहास की बात करते हैं। तो इंडिया का जो सब कॉन्टिनेंट है, इंडिया का जो सब कॉन्टिनेंट है वो इतना पुराना है जितना पुराना अर्थ है।
और पर्टिकुलरली इंडिया का पेनिनसुला वाला पार्ट, मतलब प्रायद्वीपीय भारत वाला पार्ट इतना पुराना है जितना अर्थ इटसेल्फ पुराना है। इसका मतलब अर्थ में कुछ चीज़ें नई होंगी और कुछ चीज़ें पुरानी होंगी, है ना। एक लॉजिकल तरीके से लगता है। हम बोलते हैं हिमालय बहुत नया है, नया कोई चीज़ है तो इसका मतलब पुराना भी कोई चीज़ है। हमारे पूरे इंडिया में जो सबसे नया चीज़ है या न्यूएस्ट थिंग है वो दो ही चीज़ है। एक तो है गंगा का प्लेन, गंगा का मैदान, और दूसरा जो है इंडिया का माउंटेन। कौन सा? हिमालय का माउंटेन। हिमालय का जो पर्वत है, पर्वत श्रृंखला बोलना चाहिए, है ना, माउंटेन रेंज बोला जाता है। तो हिमालयन माउंटेन रेंज सबसे नया है और गंगा का प्लेन सबसे नया है। इसका मतलब इंडिया में कुछ पुराना भी होगा। तो इंडिया में जो पुराना है वो कौन सा है? प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत किसको बोलते हैं? आप समझ लो कि राजस्थान के नीचे से और मेघालय के नीचे से लेके नीचे कन्याकुमारी तक जो पार्ट है, जो ट्रायंगल शेप में है, उसको हम क्या बोलेंगे? पेनिनसुला इंडिया या प्रायद्वीपीय भारत। ठीक है ना। और ये प्रायद्वीपीय भारत में बहुत सारे ऐसे पार्ट हैं जो कि उस समय से हैं जब अर्थ बना था, पृथ्वी बना था। और किस समय बना था? 4.5 या 4.6 बिलियन ईयर्स अगो, 4.5 से 4.6 अरब साल पहले बना था। हमारा अर्थ वैसे नया है एज कम्पेयर टू यूनिवर्स, है ना। ब्रह्मांड के कंपैरिजन में देखा जाए तो हमारी जो पृथ्वी है वो काफ़ी नई है। हमारा जो ब्रह्मांड है, हमारा जो यूनिवर्स है वो 13.7 बिलियन ईयर्स अगो बना था, और हमारा जो पृथ्वी है वो 4.6 बिलियन ईयर्स अगो बना है। इसका मतलब ये है कि अगर हम अर्थ के हिस्ट्री का डबल भी कर देते हैं तब भी यूनिवर्स उससे और पहले का बना है, मतलब 3 टाइम्स पहले, क्योंकि 4.6 को 3 टाइम्स कर दो तो 13.67 के आसपास आता है। इसका मतलब ये है कि जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति या यूनिवर्स का फॉर्मेशन काफ़ी पहले हुआ है, उससे काफ़ी नया है हमारा जो अर्थ है। तो हमारा जो अर्थ नया है उसमें देखा जाए तो क्या बाकी जो प्लैनेट हैं हमारे सोलर सिस्टम में, हमारे सौर मंडल में जितने ग्रह हैं, क्या वो भी सारे नए हैं? तो यस, हमारा जो यूनिवर्स में जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं वो भी नए हैं। नए हैं मतलब 4.6 अरब साल के आसपास ही बने हैं। जिस समय हमारा अर्थ बना है उसी समय के आसपास जुपिटर बना है, उसी समय के आसपास मार्स या मंगल बना है। बस ये जो उसका मून होता है ना वो थोड़ा नया होता है। अब देखा जाए तो हमारे प्लैनेट्स एज कंपेयर टू यूनिवर्स नए हैं, तो क्या हमारा स्टार भी नया है? हम हमारा स्टार क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हम हमेशा से सोलर सिस्टम में आवर सोलर सिस्टम लगाते हैं, हमारा सौर मंडल बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारा स्टार इज शेयर्ड बाय ओनली 8 प्लैनेट्स। हमारा जो सूर्य या सौर मंडल है उसको सिर्फ 8 ग्रह शेयर करते हैं, बाकी ग्रह किसी और सन के सराउंडिंग में चक्कर लगाते हैं। और वो स्टार्स जो हैं वो हो सकता है कि पुराने हों। कितने पुराने होंगे? जब से यूनिवर्स बना था 13.7 बिलियन ईयर्स अगो, 13.7 अरब साल पहले वो यूनिवर्स या ब्रह्मांड बना था। उसके बाद कितने सारे स्टार्स बने होंगे, मिलियन एंड बिलियंस ऑफ स्टार्स बने होंगे, जिसमें से एक स्टार हमारा 5 अरब साल पहले बना था, और उस स्टार के बाद हमारे प्लैनेट्स बने थे 4.6 अरब साल पहले। 4.6 बिलियन ईयर्स अगो हमारा अर्थ बना था। ठीक है, यहाँ तक हम समझ गए। हम इसको क्यों जानना चाह रहे हैं? क्योंकि हमारा इंडिया उतना पुराना है जितना अर्थ है। अब अर्थ कितना पुराना है? तो अर्थ उतना पुराना है जितना जुपिटर है, जितना मार्स है उतना ही पुराना है। अब अर्थ या जुपिटर कितना पुराना है? तो वो नया है एज कंपेयर टू यूनिवर्स। ये जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि हमको ये जानना जरूरी है कि हमारे अर्थ में जो मटेरियल्स मिलते हैं या जो हमारी पृथ्वी में जो खदानें मिलती हैं, हमारे जो इंडिया में जो माइंस मिलते हैं, वो एक्चुअल में आते कहाँ से हैं। अगर हम आते कहाँ से हैं तो हमको समझ आ जाएगा कि क्यों वहाँ पे मिलते हैं। Isn't it? इंडियन ज्योग्राफी में हम कोई भी चीज़ को रटने की कोशिश करते हैं तो प्रॉब्लम क्या होता है, हम अपने आप को ओवरलोड कर देते हैं। क्योंकि रटने वाली और भी चीज़ें हैं, जैसे करंट अफेयर्स की चीज़ें हैं वो रटने वाली है, हिस्ट्री है रटने वाली है, और पूरा का पूरा CGGS जो है वो पूरा का पूरा रटने वाला ही है। तो हम कुछ चीज़ों को तो कंसेप्चुअली समझ लें,
है ना। और यही कंसेप्ट है इंडियन ज्योग्राफी का या भारत का भूगोल का। आप देखना, जब ये इंडियन ज्योग्राफी की क्लास आपकी ख़त्म होगी तब आपको ये रियलाइज़ हो जाएगा कि किसी जगह पे ये माइंस या किसी जगह पे कोई खेती होती है वो क्यों होती है, या किसी टाइप की मिट्टी या सॉइल मिलता है वो क्यों मिलता है। इसके पीछे का रीज़न अगर आइडेंटिफाइड कर लोगे ना तो कभी रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसी तरीके से हम समझेंगे इंडियन ज्योग्राफी को। और नॉट ओनली इंडिया के फिजिकल जियोमॉर्फोलॉजी वाला पार्ट, मतलब सिर्फ उतना पार्ट नहीं देखेंगे जिसमें हम भूगर्भ के बारे में बात करते हैं या भूप्रपट्टी के बारे में बात करते हैं, हम उस पार्ट को भी देखेंगे जहाँ पे हम जलवायु या क्लाइमेट की बात कर रहे हैं। हम उस पार्ट को भी बात करेंगे जहाँ पे हम वहाँ की वनस्पतियों या वेजिटेशंस के बारे में बात करेंगे, और एनिमल्स भी वहाँ पे क्यों ऐसे मिलते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे, जो कि इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी का पार्ट हो जाता है। पर अगर हम भारत का भौगोलिक संरचना को समझते हैं तो हम सारा चीज़ जान सकते हैं कि वहाँ पे सॉइल क्यों ऐसा मिलता है, वहाँ पे मिट्टी ऐसे क्यों मिलती है, वहाँ पे वनस्पति ऐसे क्यों मिलती है, वहाँ पे वेजिटेशंस ऐसे क्यों हैं, और अगर ये सारे चीज़ हैं तो वहाँ पे एनिमल्स ऐसे क्यों हैं। तो ये पूरा चीज़ को समझने के लिए हमको उसके नीचे का जो बेस है उसको समझना पड़ेगा। हमने एक क्लास में रॉक सिस्टम के बारे में बात की थी, पर आज हम रॉक सिस्टम या चट्टानों की बात नहीं करेंगे। आज जो हम बात करेंगे वो इंडिया के फॉर्मेशन से रिलेटेड बात करेंगे, भारत कैसे बना उससे रिलेटेड बात करेंगे। फिर हम ये देखेंगे कि भारत में जो जितने टाइप की पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, जितने टाइप के माउंटेन रेंजेस हैं और हिल्स हैं, पहाड़ियाँ हैं, वो कहाँ पे क्यों सिचुएटेड है, वो बना क्यों होगा, कौन सा पहले बना कौन सा बाद में बना, किस में कौन सा मिनरल मिलता है, किस में मेटल मिलते हैं, किस में नॉन मेटल मिलते हैं, ये सारा चीज़ को हम समझते जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, जो कि हम ये पिक्चर मैं दिखाना चाहता हूँ। आपने ये पिक्चर कभी देखा होगा, कोई बता सकता है ये क्या है और कौन से समय का है रफली? माइक को अनम्यूट करके। एनीवन? तो देखो, ये उस समय का समय है उस समय का समय, उस काल का समय है। तो ये उस समय का टाइम है जब क्या हुआ था कि हमारी जो पृथ्वी है वो दो महाद्वीप में, हमारा जो अर्थ है दो कॉन्टिनेंट में डिवाइड हुआ था। दो कॉन्टिनेंट में डिवाइड हुआ था, इसका मतलब वो कभी सिंगल था। यस, वो सिंगल था। कब? 250 मिलियन साल पहले। मिलियन से करोड़ में डिवाइड करना है, मिलियन से करोड़ में जाना है तो 0.1 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। तो मैं मिलियन की बात इसलिए करता हूँ क्योंकि हर जगह मिलियन की बात की जाती है, क्योंकि इंडिया के जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं या छत्तीसगढ़ बोर्ड की बुक्स हैं या जिस भी बोर्ड की बुक्स हैं, वो क्या करती हैं, सीधा फॉरेन राइटर का मिलियन वाला वर्ड उठा लेती हैं। हम भी मिलियन वाला वर्ड उठा लेते हैं। हम अगर करोड़ की बात करेंगे तो आपको कन्फ्यूजन होगा। तो हम सिंपल बात करते हैं कि जैसे हम अभी तक बिलियन और मिलियन की बात कर रहे थे, अरब और मिलियन की बात करते हैं। 1 मिलियन में 10 लाख होता है। तो अगर देखा जाए तो अगर हम बात कर रहे हैं कि 250 मिलियन साल पहले, 250 मिलियन साल पहले क्या हुआ था? 250 मिलियन साल पहले ये पूरा कॉन्टिनेंट, जितना भी महाद्वीप आप जानते हो, वो सारा एक साथ कंसंट्रेटेड था और उसका नाम था सुपर कॉन्टिनेंट, उसको बोला जाता था, उसको बड़ा महाद्वीप, है ना। उसको देखा जाए तो वो सुपर कॉन्टिनेंट जिसमें सारा महाद्वीप, सारे कॉन्टिनेंट जुड़े हुए थे, उसका नाम था पैंजिया। पैंजिया। और 250 मिलियन साल पहले एक घटना हुई जिसका नाम है कि जब पैंजिया 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। कौन से 2 पार्ट में? एक था लॉरेंशिया, कौन सा? उत्तर वाला पार्ट जिसको लॉरेंशिया बोलते हैं, इसी को अंगारा लैंड भी बोलते हैं, और नीचे वाला पार्ट को हम क्या बोलते हैं? गोंडवाना या गोंडवाना लैंड भी बोलते हैं। तो 250 मिलियन साल पहले ये 2 पार्ट में डिवाइड हुआ। हम इस जो डिवीज़न को क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि अगर आप जानते होंगे कि रायपुर में एक मेला लगा है अभी बीटीआई ग्राउंड में, उसका नाम है गोंडवाना मेला। सुना है? अब देखो, ये गोंडवाना जो वर्ड है वो कब से हम यूज़ कर रहे हैं? ये गोंडवाना वर्ड पूरा वर्ल्ड यूज़ कर रहा है, पूरा यूनिवर्स तो छोड़ो, चलो वर्ल्ड यूज़ कर रहा है क्या चीज़? गोंडवाना वर्ड को।
और ये गोंडवाना क्या ना कहाँ से आया था, गोंडवाना कहाँ से आया है, वो हमारे अर्थ का सदर्न पार्ट को दिखाता है, 250 मिलियन साल पुराना जो था गोंडवाना। अब वो गोंडवाना का एक अहम हिस्सा है जहाँ पे गोंड रहते हैं, कौन सा, सदर्न पार्ट ऑफ अर्थ का एक अहम हिस्सा है जहाँ पे गोंड रहते थे, उस जगह को हम गोंडवाना, और पूरे सदर्न पार्ट ऑफ अर्थ को हम गोंडवाना लैंड बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो अंगारा लैंड एंड गोंडवाना लैंड, लॉरेंशिया एंड गोंडवाना, ये दो पार्ट में डिवाइड हुआ 250 मिलियन साल पहले। इस समय अगर देखा जाए हमारे अर्थ में लाइफ आ चुकी थी, जीवन आ चुका था हमारे लाइफ में, हमारे अर्थ में अगर जीवन देखा जाए तो जब से ओशन बना ना तब से लाइफ आ चुकी थी। हमारा ओशन बना है जो पैसिफिक ओशन है या प्रशांत महासागर है, वो बहुत पुराना है, और वो कब बना है, 4 बिलियन साल पुराना है, 4 अरब साल पुराना है हमारा पैसिफिक ओशन। उसी में ही पहली बार लाइफ आई थी, जीवन आया था। हमारे यहाँ जो लाइफ है वो पहली बार ओशन में ही, महासागर के अंदर ही आया था। मैं ये बात क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि लैंड पे लाइफ, जो स्थल है उसमें जो जीवन है वो बहुत लेट से आया। कहाँ 4 अरब साल पहले लाइफ आया था, कहाँ पे, ओशन के अंदर में, और कहाँ 500 मिलियन साल पहले लैंड में पहली बार पौधे आए थे, प्लांट आए थे। तो देखो कि 500 मिलियन साल पुराना और कहाँ 4 बिलियन साल पुराना, मतलब ओशन की लाइफ बहुत पुरानी है, लैंड की लाइफ तो बहुत नई है। अब वो 500 से 400 मिलियन साल के आसपास पूरे अर्थ में जंगल बनना चालू हुए थे, है ना, जंगल बनना चालू हुए थे। कब, 400 से 500 मिलियन साल पहले जंगल बनना चालू हुए थे। उससे पहले ह्यूमन तो छोड़ो, एनिमल भी नहीं, हम लैंड में पहली बार पौधे की बात कर रहे हैं, समझ रहे हो ना। 500 मिलियन साल पहले तो फिश आई थी ओशन में पहली बार। देखो ओशन में फिश आना और लैंड में जंगल आना, ये दोनों में 100 मिलियन साल का बस फर्क है, ठीक है ना, इतना ही फर्क है। तो हम कहाँ पे की बात कर रहे हैं, हम 400 मिलियन साल पहले या 500 मिलियन साल के बीच का जो टाइम है, उस समय लैंड में प्लांट आए थे, पहली बार पौधे आए थे। और इसकी बात क्यों कर रहे हैं पता है, क्योंकि ये जो गोंडवाना लैंड, इस गोंडवाना लैंड में कोई भी फॉसिल्स मिलेंगे, कोई भी जीवाश्म मिलेंगे, उससे पुराना नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि भाई जीवाश्म जीव से आता है ना, या फॉसिल्स किससे आएंगे, है ना, एनिमल्स या प्लांट से आएंगे, और एनिमल्स और प्लांट्स ही एग्जिस्ट नहीं कर रहे तो कहाँ से आपके फॉसिल्स मिलेंगे, ठीक है। तो कभी भी अगर आपके पास ऑप्शन में आए कि ये जो जीवाश्म है कितने पुराने हैं, या ये जो फॉसिल्स हैं ये कितने ओल्ड हैं, तो आप हमेशा से बात कर सकते हो कि ना 500 मिलियन साल से पुराना तो हो ही नहीं सकता। हाँ, बट ओशन का जो पेट्रोल है वो बहुत पुराना हो सकता है। क्यों, क्योंकि ओशन में लाइफ तो बहुत पहले आया, पर लैंड पे जो कोल होता है ना, स्थल पे जो कोयला होता है, वो 400 से 500 मिलियन साल पुराना हो ही नहीं सकता, उससे ज़्यादा पुराना हो ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि कोल बनने के लिए आपको जंगल चाहिए, और जंगल बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, जंगल बनाने के लिए पहले तो प्लांट चाहिए ना, तो पौधे ही चालू नहीं हुए थे तो जंगल कैसे बनेगा। इसलिए कोयला बहुत नया है एज़ कम्पेयर टू पेट्रोलियम, ठीक है, यहाँ तक समझ गया। अब मैं इसकी बात क्यों कर रहा हूँ, तो इसकी बात करने का मतलब ये है, 500 मिलियन साल पहले जब पहली बार जंगल आए थे या आने वाले थे, उसके आधे साल मतलब 250 मिलियन साल में ये टूटा था। कौन सा, पैंजिया। तो ऐसा क्या है क्या कि अर्थ की हिस्ट्री में ऐसा कई बार हुआ है क्या? यस, अर्थ की हिस्ट्री में कई बार ये सारे कॉन्टिनेंट मिले हैं, फिर टूटे हैं, फिर मिले हैं, फिर टूटे हैं, ऐसा कई बार हुआ है। ये सबसे रिसेंट इवेंट है, ठीक है ना, और सबसे रिसेंट इवेंट मतलब 250 मिलियन साल पुराना, ये सबसे नया है, लेटेस्ट है। अब ये 250 मिलियन साल कौन सा टाइम था पता है? जिस समय आपके डायनासोर्स घूम रहे थे। ये डायनासोर का जुरासिक वाला टाइम था। उस समय डायनासोर एग्जिस्ट करते थे, और उसके 100 मिलियन साल के बाद में ही उड़ने वाले स्पीसीज पहली बार आने वाले थे, है ना। अभी तक उड़ने वाले स्पीसीज नहीं आए थे, उड़ने वाले तो बहुत बात की बात है। अभी तो लैंड में जो एम्फीबियंस या उभयचर थे वही किसी तरीके से रेप्टाइल बन रहे थे। तो अब हम क्या बात कर रहे हैं कि 250 मिलियन साल पहले वो कौन सा समय था? वो समय है जब डायनासोर्स घुमा करते थे। इसका मतलब ये है कि ये जब टूट रहा था तो हो सकता है डायनासोर्स, आधे डायनासोर्स उधर रह गए, आधे डायनासोर्स इधर रह गए।
पर आप जानते हो कि किसी का भी टाइम जो होता है, एनिमल का लाइफ वो बहुत छोटा है, 50 साल 100 साल, और हम मिलियन साल की बात करते हैं। इसका मतलब कोई डायनासोर विजिबली तरीके से नहीं देख पाता होगा कि हाँ उसका बच्चा दूसरी जगह जा रहा है करके, ऐसा नहीं है ना, जो हम लोग इमेजिन कर पा रहे हैं ना। कितना भी फास्ट फॉरवर्ड कर लो पर मिलियन साल में फास्ट फॉरवर्ड करना मुश्किल है। इसलिए जियोलॉजिकल टाइम स्केल जो है वो बहुत ही स्लो चलता है एज कम्पेयर टू हमारे ह्यूमन टाइम स्केल के हिसाब से। ठीक है, तो 250 मिलियन साल वो वाला समय था। ठीक है, जंगल आ चुके थे, डायनासोर्स घूम रहे थे, वो वाला टाइम है। तो उस समय क्या हुआ कि 2 पार्ट में जब डिवाइड हुआ तो इंडिया का जो पेनिनसुला वाला पार्ट था, कौन सा, प्रायद्वीपीय भारत वाला जो पार्ट था, वो इसका पार्ट था, isn't it? और ये जो नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, एशिया, यूरोप, ये इसका पार्ट था, किसका, लॉरेंशिया का पार्ट था। और गोंडवाना लैंड का कौन कौन सा पार्ट था, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका, इंडिया, मेडागास्कर, ये सब किसके पार्ट थे, इस गोंडवाना लैंड का पार्ट था। ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। तो ये जो गोंडवाना लैंड है ये भी फर्दर टूटना चालू हुआ। यू कैन सी कि दक्षिणी अमेरिका, ये सदर्न अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, मेडागास्कर, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया, ये 5 जो गोंडवाना के पार्ट थे ये भी टूटना चालू हो गए। क्यों टूटे वो उसके लिए हम बाद में बात करेंगे। हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ते तो हम क्यों टूटे बात करते हैं। ठीक है, तो क्या है कि ये जो इंडिया का पार्ट है ये इनसे अलग होना चालू हुआ। सरप्राइजिंगली आप देखो कि अंटार्कटिका के बगल में ही है इंडिया। जैसे श्रीलंका जितना दूर है उससे कहीं पास था कौन, अंटार्कटिका। ठीक है ना। तो क्या ये जो अंटार्कटिका है उसमें भी कभी जंगल थे? यस, जब वो पोल में गया तब उसमें भले कोल्ड हो गया, पर पहले तो जंगल हो सकते हैं क्योंकि ये 23.5 डिग्री मकर रेखा के पास होगा, 23.5 ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के पास होगा। और जब वहां पे कोई चीज है तो डेसिडुअस ट्रीज मिलना चाहिए। पर्णपाती वृक्ष या वन कहाँ पे मिलते हैं आपको? 23.5 डिग्री के पास में, साल, शीशम, सागौन इसी के आसपास मिलेंगे। इसका मतलब ये है कि अंटार्कटिका में कभी जंगल थे। यस, अंटार्कटिका में कभी जंगल था, इसलिए अंटार्कटिका इज फुल ऑफ कोल, कोयला है उसके नीचे में, क्योंकि जहां पे भी जंगल होता है वहां पे कोयला होता है। ठीक है ना। तो यहां पे था इंडिया। इसका मतलब ये है कि इंडिया के एनिमल मेडागास्कर में घूम सकते थे और मेडागास्कर के एनिमल अफ्रीका में घूम सकते थे। पहले कनेक्टेड रहा होंगे ना। तो ऐसे एनिमल जो लैंड के हैं वो तो पूरा घूमते रहते होंगे इधर उधर। और इसके बाद सेपरेशन हुआ। यस, इसके बाद सेपरेशन हुआ। तो 250 मिलियन साल के बाद जब लॉरेंशिया और गोंडवाना अलग अलग हुआ, उसके बाद गोंडवाना का भी फर्दर डिवीजन हुआ। उसमें इंडिया पहली बार अलग होना चालू किया। और गोंडवाना का जो इंडिया था, इंडिया के गोंडवाना मतलब छत्तीसगढ़ और एमपी का वाला पार्ट है ना, जिसको हम इंडिया का पूरा फीचर बता रहे हैं, जिसको गोंडवाना बता रहे हैं। तो जिस कारण से सदर्न पार्ट का नाम गोंडवाना पड़ा, बेचारा वही इंडिया वो चला गया कहाँ, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में। ये दक्षिणी गोलार्ध की बात चल रही है, सदर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं, है ना। सदर्न हेमिस्फीयर में क्या डिफरेंसेस होता है? जब हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर है तो वहां पे विंटर है, और जब यहाँ पे विंटर है तो वहां पे समर है। इसका मतलब ये है कि पहले जब अमेरिका में ठंड पड़ती थी तो हमारे यहाँ गर्मी का सीजन होता था, उस समय की बात है ना। और अभी क्या है, जब अमेरिका में ठंड है तो हमारे यहाँ भी ठंड है। पूरा यूरोप में और पूरे एशिया में जब ठंड है उसी समय इंडिया में ठंड है। क्यों? क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पूरा का पूरा विंटर सीजन है। बट अब देखो क्या हुआ, इंडिया अलग हो गया। अब इंडिया में तो विंटर सीजन है, बट ऑस्ट्रेलिया में क्या है, समर सीजन है। अभी ऑस्ट्रेलिया में जानोगे, देखोगे फॉरेस्ट फायर लगेगा। फॉरेस्ट तो है ही नहीं, वहाँ पे बुश है, झाड़ियाँ हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में क्या है, बुश फायर लगेगा। समर का सीजन आ रहा है, गर्मी है, लू चलेगी वहाँ पे। अब देखोगे कि ऑस्ट्रेलिया में कभी मैच होगा, अब नहीं हो पाएगा। क्यों? इतनी ज़्यादा गर्मी है, समझे ना। खैर, तो हम आगे बात करते हैं। तो इंडिया जो था इससे अलग हुआ और इसने पार्टी बदल ली। गोंडवाना लैंड का पार्ट होते हुए भी ये लॉरेंशिया में जाके हिट कर गया। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब देखो, जब इंडिया ऊपर जा रहा था तो इंडिया के साथ साथ बाकी लोगों ने भी पार्टी बदल ली। जैसे अफ्रीका भी नीचे था, वो भी ऊपर गया। ये जो साउथ अमेरिका है वो जो नीचे था वो भी ऊपर गया। और ये इंडिया है, ये काफी नीचे था, पर इंडिया अपने समय में फास्टेस्ट मूव किया था। तो इंडिया अपने समय में जो फास्टेस्ट मूव किया था, इसके कारण से इंडिया सदर्न हेमिस्फीयर से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में चला गया। अच्छा, आपको क्लियरली दिख नहीं रहा होगा ना? अब दिख रहा होगा ना?
यस। तो यू कैन सी कि इंडिया का जो पार्ट है ये जाके हिट किया किसको, ये पूरा यूरेशिया को हिट किया, इंडिया वाला पार्ट है। और इंडिया के पार्ट्स जब यूरेशिया को हिट किया तो इसके साथ साथ अफ्रीका भी हिट किया, इंडिया भी हिट किया और इधर का अरेबियन पेनिनसुला भी हिट किया। तो जब ये सारे जब हिट किए तो लैंड में ऐसे रिंकल्स पड़ गए, झुर्रियाँ बोलते हैं ना, तो लैंड में ऐसे क्या हुआ, रिंकल्स पड़ गए, फोल्डिंग हो गया। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा कॉन्टिनेंट जाके हिट करेगा तो क्या होगा, सारा झुर्रियाँ पड़ जाएंगी, है ना, फोल्डिंग हो जाएगा। तो वैसे सारी जगह पे फोल्डिंग हो गया और जहाँ जहाँ पे ये हिट किया वहाँ पे माउंटेन्स बने, है ना। जैसे इंडिया तेजी से हिट किया तो बड़े माउंटेन बने, कौन सा, हिमालय माउंटेन बना। यहाँ पे भी क्या माउंटेन बना होगा, क्या यहाँ पे भी माउंटेन बना होगा? यस, ये सारी जगह पे, इवन आल्प्स माउंटेन भी इसी कारण से बना है। आप देखोगे जैसे ये इंडिया का प्लेट जब इससे टकराया, यूरेशिया से टकराया, तो यहाँ पे तो हिमालय बना, बट इसके अलावा ये जो अरेबियन पेनिनसुला ये जो टकराया, इसके कारण से आपको अलग अलग जगह पे माउंटेन बनता है। पर जब इंडिया इससे टकरा रहा था, इसके बीच में जो ओशियन था वो सी बन गया, है ना, जो महासागर था वो सागर बन गया। सागर क्यों बन गया? देखो एक समय एक सिंगल ओशियन था, कौन सा, पैंथालासा। जब पेंजिया था ना तो एक ही कॉन्टिनेंट था और एक ही सुपर ओशियन था, कौन सा, पैंथालासा। अब वो पैंथालासा जो है वो 3-4 ओशियन में डिवाइड हो गया। क्यों ओशियन में डिवाइड हुआ? क्योंकि आप देखोगे कि ये जो पैंथालासा इसलिए एग्जिस्ट करता था क्योंकि कॉन्टिनेंट एक साथ थे। तो जब कॉन्टिनेंट अलग अलग हो गए तो उसके बीच का ओशियन अलग अलग हो गया। तो इसी के कारण से पहली बार ये जो इंडिया जब इधर टकरा रहा है तो ये जो ओशियन का पार्ट था वो सी में कन्वर्ट होने लगा। आप जानते हो कि सी मोस्टली जगह, सारे जगह से घिरा रहता है, बस एक जगह से ओपन रहता है ओशियन में। अगर देखा जाए सी ओशियन का ही पार्ट होता है, बट जो लैंड्स के आसपास से घिरा रहता है उसी को हम सी बोलते हैं या सागर बोलते हैं। तो देखो इस जगह पे जो ओशियन था वो सी बन गया। क्यों बना? क्योंकि ये एनक्लोज होना चालू हो गया। कौन? इंडिया का पेनिनसुला क्लोज होना चालू कर दिया और इसलिए उस सी का नाम क्या था? टेथिस सी। उस सागर का नाम क्या पड़ा? टेथिस सागर। ये सी है, ओशन नहीं है। पैंथालासा का एक छोटा सा पार्ट क्लोज्ड हो गया, वो था टेथिस सी। इंडियन ओशन अभी बना नहीं है, हिंद महासागर अभी नहीं बना है। हिंद महासागर तब बनेगा जब इंडिया इससे टकरा जाएगा, तब नीचे का जो ओशन होगा वो हिंद महासागर या इंडियन ओशन होगा। ठीक है, तो अब देखो इंडिया इससे टकराने वाला है और यहाँ पे फ्यूचर हिमालयस, बाद में हिमालयस बनने वाले हैं और इसके साथ साथ ये भी क्लोज होगा और यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर बनने वाला है इस जगह पे। ये वाला पार्ट है, इस जगह पे गल्फ ऑफ मैक्सिको या मैक्सिको की खाड़ी बनने वाली है और लॉरेशिया भी ऐसे अलग होने वाला है। अभी तक तो गोंडवाना अलग हो रहा है पर लॉरेशिया भी अलग होगा अपने आप में। ये सारा चीज होने वाला है। तो हम देखते हैं कि इंडिया का जो हिमालय बना उसी के साथ साथ इटली के ऊपर में स्विट्जरलैंड वाला जो पार्ट है वहाँ पे आल्प्स का माउंटेन बना। क्यों? नीचे से मटेरियल जाके ऊपर टकरा गया, मटेरियल नहीं कॉन्टिनेंट जाके ऊपर टकरा गया। ठीक है, तो उसी जगह पे क्या बना? वहाँ पे आल्प्स का माउंटेन बना। वैसे देखा जाए ये जो अफ्रीका का ये वाला पोर्शन है, यहाँ पे देखो कॉकेसस माउंटेन बना। ये पैचेस है, ये जोड़ है, सिलाई है। ये जो माउंटेन है ये एक्चुअल में सिलाई है, पैचेस बने हैं। किसके किसके बीच में? सदर्न के कॉन्टिनेंट जब नॉर्दर्न के कॉन्टिनेंट में टकराए। तो कॉकेसस देखो यहाँ पे ग्रेटर कॉकेसस और लेसर कॉकेसस। आप सुने होंगे कि हिमालय को भी हम लोग 2 पार्ट में बोलते हैं, ग्रेटर लेसर, और एक और बोलते हैं शिवालिक। वैसे ही इसका भी ऐसे ही बना, एल्प्स भी वैसा ही है। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें माउंटेन बनने चालू हो गए। अब क्या हुआ कि जब इंडिया टकराया किससे? यूरेशिया से। तो क्या हुआ? तो यूरेशिया का जो पार्ट है वो भी लिफ्ट हो गया, वो भी उठ गया और इतना स्ट्रांगली लिफ्ट हुआ कि एक बहुत बड़ा प्लेटू या पठार बन गया और उसका नाम था तिब्बत का प्लेटू, टिबेटियन प्लेटू, तिब्बत का पठार। ये क्यों बना? क्योंकि जब हिमालय बना तो हिमालय के साथ साथ देखो जैसे ये हिमालय बना, यहाँ पे भी एक स्ट्रॉन्ग रेंज था, कुल्लुन शान और तियन शान। पहले से माउंटेन का रेंज था, क्या क्या नाम? कुल्लुन शान और तियन शान। ये भी पहले से पर्वत श्रृंखलाएं थी। अब देखो
यहाँ से माउंटेन है और यहाँ पे माउंटेन है, ये दोनों जब ऐसे क्लोज हो जाएंगे तो क्या ये जो मिडल वाला जो प्लेन था या जो मैदान था वो उठ जाएगा, और बीच वाला जो मैदान या प्लेन जब उठ जाता है तो उसको अपन प्लेटू बोल रहे हैं। आप जानते होंगे कि प्लेटू या पठार वो है जो हाइट में तो होता है पर ऊपर से फ्लैट होता है ना, ऊपर से समतल होता, आप जानते हो। चोटी नहीं होता पठार में, प्लेटू में क्या नहीं होता, समिट नहीं होता प्लेटू में। तो ये जो प्लेटू है ये क्यों बना, क्योंकि दो माउंटेन के बीच में बेचारा सैंडविच हो गया, इसलिए तिब्बतियन प्लेटू बना, तिब्बत का पठार। देखा जाए तो वर्ल्ड में सबसे टॉलेस्ट प्लेटू यही है, सबसे ऊंचा पठार यही है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि इंडिया में जब हिमालय बन रहा था या बनना चालू हुआ, उसके साथ साथ तिब्बत का प्लेटू भी बना, और नॉट ओनली दिस, बहुत सारे माउंटेन रेंजेस उसके साथ साथ बने। एक तो हिमालय के खुद में ग्रेटर लेसर शिवालिक बने, फिर इधर पे अराकान योमा बना, फिर उधर पे ट्रांस हिमालय काराकोरम वगैरह वाला बना, और यहाँ पे सुलेमान किरथार रेंज जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान में है वो सारे बने। बस एक प्रॉब्लम था, वो था पामीर का नॉट, पामीर का गठान, जो कहाँ पे था, तजिकिस्तान के पास, ये यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर है ना उसके ऊपर में, यहाँ पे था पामीर का नॉट। तो पामीर का जो नॉट था वो इतना स्ट्रांग था कि इंडिया का प्लेटू जाके टकराया फिर भी ना वो हिला नहीं, बट वो अपना एनर्जी सारे माउंटेन रेंजेस को दे दिया, जिसके कारण से सारे माउंटेन रेंजेस उठ गए। तो सारे जो माउंटेन हैं या जो रेंजेस है, पर्वत श्रृंखलाएं, वो एक जगह जाके ज्वाइंट हो जाती हैं, और उस ज्वाइंट या नॉट का नाम क्या है, पामीर का नॉट। हिमालय ले लो, कुल्लू शान, तियन शान ले लो, इधर पे सुलेमान किरथार रेंज ले लो, ये सारे एक पामीर के नॉट में टकरा जाती हैं। तो पामीर का नॉट अर्थ का बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट था जिसको हिलाना इजी नहीं था, पर इंडिया का पेनिनसुला जब टकराया तो इतना एनर्जी को कहाँ रेडिएट करे, तो सारे जगह पे इस तरीके से माउंटेन बन गए, समझ गए ना। तो ये है पामीर का नॉट और ये है तिब्बत का प्लेटू, ठीक है। अगर पामीर का गठान या पामीर का नॉट नहीं होता तो हिमालय इतना हाइट पे नहीं होता, है ना। आप सोचो कि ये इतना स्ट्रांग रहे और इधर पे फोल्डिंग हो जाएगा तो ऐसे करके हाइट बढ़ जाएगा। इसलिए काराकोरम रेंज जो है वो यहाँ पे है। काराकोरम जो है सेकंड टॉलेस्ट है ना, K2 जिसको बोलते हैं, वो सेकंड टॉलेस्ट है। क्यों सेकंड टॉलेस्ट वहां पे है, क्योंकि यहाँ पे पामीर का गठान था, पामीर का नॉट था, ठीक है ना। अब आप जानते हो कि हमारे हिमालय में 3 जो चोटियाँ हैं या 3 जो पीक है या 3 समिट है, उसमें तीनों का लोकेशन आप बता सकते हो। K2 तो एक सेकंड टॉलेस्ट है, जो टॉलेस्ट है वो उसका नाम क्या है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, बताओ ना यार, इतना तो बता सकते हो। कथा या प्रवचन थोड़ी ना चल रहा है। यस, माउंट एवरेस्ट, ठीक है, लिख के ही बता दो ऐसा। माउंट एवरेस्ट हमारे हिमालय के ईस्टर्न पार्ट में है कि वेस्टर्न पार्ट में है, पूर्वी हिस्सा में है कि पश्चिमी हिस्सा में है, हाँ। देखो क्या है, इस जगह पे कंचनजंगा और माउंट एवरेस्ट है। इस जगह पे हमारे हिमालय में 3 सबसे टॉलेस्ट पीक जो है, जिसमें से एक है यहाँ पे काराकोरम और दूसरा यहाँ पे है, ये जो सिक्किम है ना, यहाँ पे कंचनजंगा और यहाँ पे नेपाल में माउंट एवरेस्ट। 3 टॉलेस्ट पीक है और तीनों का टॉलेस्ट होने का एक रीज़न है। क्या रीज़न है कि यहाँ पे पामीर का नॉट था और यहाँ पे आसाम का प्लेटू था, आसाम का पठार था। ये 2 ऐसे हिस्से थे जो बहुत स्ट्रांग थे, जिसके कारण से वहाँ पे पीक जो है या हाइट जो है बहुत ज़्यादा ऊंचा उठ गया, ठीक है ना। तो अब हम जाते हैं, कहाँ पे जाते हैं, हम देखते हैं कि हिमालय जैसे ही बना वहाँ से नदियाँ बहने लग गई, isn't it? क्योंकि जब हिमालय रहेगा या बड़े बड़े माउंटेन्स होंगे तो उस पर स्नो जमा हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, और स्नो जमा होने के कारण से, बर्फ़ के जमने के कारण से
रिवर्स जो होगी वो ओरिजिनेट होगी। तो सारी जो नदियां हैं यहाँ से लेके येलो रिवर, यांगसे रिवर, मेकोंग रिवर, साल्विन, इरावडी, ब्रह्मपुत्रा, गंगा और इंडस, ये सारा इसी जगह से जा रही है, निकल रही है। आप देखो वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा बड़ी रिवर्स, सबसे बड़ी बड़ी नदियों में एक तो नील नदी है जो अफ्रीका में चला जाए, एक है आपका मिसिसिपी, मिसौरी जो कि आपका यूएसए में है। बट उसके बाद उसके अलावा जो बड़ी नदियां हैं गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस, सारा यहीं से निकल रहा है। और सरप्राइजिंगली देखो एक ये वाला जो प्लेस है माउंट कैलाश, यहाँ पे इंडिया की 2 बड़ी रिवर निकल रही है इसी के पास से। कौन कौन सी? एक तो है इंडस सिंधु नदी और दूसरी कौन सी? ब्रह्मपुत्रा। एक ही प्लेस से 2 बड़ी बड़ी रिवर, और नॉट ओनली दिस, उसी के पास से गंगा और यमुना भी निकल रही है। इसलिए इस जगह का नाम माउंट कैलाश हो गया। और शंकर जी को हम बोलते हैं कि शंकर जी की जटाओं से ये नदियां बहती है। तो ये जो माउंट कैलाश या कैलाश मानसरोवर की लोग यात्रा क्यों करते हैं? आइडियली वो प्लेस इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां से सारी रिवर्स ओरिजिनेट हो रही हैं। दैट प्लेस इज इंपॉर्टेंट। तो एक्चुअली हम क्या करते हैं, हम अपना ग्रेटिट्यूड शो करते हैं उस प्लेस को कि भाई आपके कारण से नदियां बह रही है, आपके कारण से खेती हो पाता है, इसलिए हम कैलाश मानसरोवर की यात्रा करते हैं। तो एक्चुअल में यात्रा करने का पर्पस रिलीजियस तो है, बट एक्चुअल में ये ग्रेटिट्यूड शो करने का है ना। हम पीतर में अपने दादा परदादा को याद करते हैं ना, भाई आपके कारण से हम हैं, तो भाई उनके कारण से हम हैं, ठीक है, पर उसके बाद जी कैसे रहे हैं? हम जी रहे हैं नदियों के कारण से, रिवर्स के कारण से, हम खेती के कारण से जी रहे हैं। और एक जो फर्टाइल लैंड है या रिवर है, आती कहाँ से? इसी माउंट कैलाश के पास से। मानसरोवर एक झील है, आप सुनते होंगे, मानसरोवर एक लेक है, वहाँ से 3 बड़ी रिवर्स निकलती है। एक तो सतलज है, एक है इंडस है और एक है ब्रह्मपुत्रा। ठीक है ना। तो ये और यहाँ पे अगर यहाँ की नदियों को देखा जाए तो ISM धनबाद, इरावडी, साल्विन, मेकोंग, ISM, वेस्ट टू ईस्ट, याद करने का तरीका, और यहाँ पे यांगसे और येलो। ठीक है ना। तो मेकोंग गंगा एक पार्टनरशिप हुआ था, इंटरनेशनल रिलेशन में आप पढ़ोगे कभी या करंट अफेयर्स में पढ़ोगे कि मेकोंग गंगा कोऑपरेशन वाला हमारा बना था, जिसमें हम लोग बहुत सारे चीज़ों को डिस्कस किए थे। हम उस पर नहीं जाते हैं, हम फिर से भारत के भौगोलिक इस पे आते हैं, संरचना पे आते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। यस, अब क्या है कि हम ये बात की अभी कि किसी भी कॉन्टिनेंट या किसी भी महाद्वीप में कुछ हिस्सा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और कुछ हिस्सा बहुत ही वीक होता है, isn't it? कुछ हिस्सा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। स्ट्रॉन्ग होता है मतलब क्या है? अब जैसे क्या है कि अगर ये मोबाइल है, ठीक है ना, इस मोबाइल को मैं तोड़ूं, है ना, ऐसे फेंक दूं, फेंकूंगा नहीं वैसे, है ना, अगर इसको मैं फेंकूं ये टूट जाएगा मल्टीपल पार्ट में। बट आप देखोगे किसी हम चट्टान या रॉक को हम जब तोड़ने की कोशिश करते हैं तो इसके मिडिल में एक कोर जैसा हिस्सा होता है ना, जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है, जिसको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। हमारे अर्थ में भी, हमारी जो पृथ्वी है उसमें भी जो क्रोड है या कोर है वो भी बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है, क्योंकि वो निकल और आयरन का बना है, नीफे बोलते हैं जिसको, निकल और आयरन का बना है। वैसे ही देखा जाए हमारे कॉन्टिनेंट या महाद्वीप में भी एक स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होता है और वहाँ से सारा जो कॉन्टिनेंट है उसका बैलेंस मेंटेन होता है। तो वो जो सबसे कड़ा भाग किसी कॉन्टिनेंट का या मिडिल भाग जो वेट मेनली रखता है उसको हम बोलते हैं क्रेटॉन। क्या बोलते हैं? क्रेटॉन। ठीक है, क्या बोलते हैं? क्रेटॉन। और नॉर्मली ये अर्थ का सबसे पुराना हिस्सा होता है, ठीक है, क्योंकि इस क्रेटॉन पे अदर माउंटेन या रॉक जुड़ते गए तो वो फैलता गया। अदरवाइज वो एक बड़ा सा रॉकी एरिया था, चट्टानी वाला एरिया था। तो क्रेटॉन किसी भी कॉन्टिनेंट या महाद्वीप का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट या नॉर्मली मिडिल हिस्सा होता है। अगर इंडिया को देखा जाए तो इंडिया अपने समय में इंडिया जब अपने समय में बना था
तब वो इस तरीके से हॉट मोल्टन लावा से बना था। हमारा अर्थ क्या था, इसी तरीके से था, है ना, पूरा लावा का एक ग्रह था हमारा अर्थ, है ना। अब इसमें देखो ये जैसे ये दिख रहा है एरिया, इसमें मिडिल पार्ट बहुत स्ट्रांग होगा। वैसे क्या है, इस बीच में गैप है, यहाँ पे ओशन आ जाएगा, यहाँ पे जो दिख रहा है ये एक कॉन्टिनेंट बनेगा। वैसे जहाँ जहाँ पे आपको इस टाइप का स्ट्रांग वाला पोर्शन दिख रहा है ना, वही एक कॉन्टिनेंट है, और जो ये लावा वाला एरिया दिख रहा है वहाँ पे ओशन बनेगा, ठीक है ना। ऐसे ही था। तो क्या है, क्रेटॉन जो है वो इसी टाइप का, जब एरिया ठंडा हो गया, गर्म से होके ठंडा हो गया, और उसका मिडिल वाला पार्ट है दैट इज क्रेटॉन। अब समझ गए होगे, ठीक है। तो इंडिया का क्रेटॉन या भारत का क्रेटॉन देखा जाए तो वो उस समय का है जब अर्थ बना था, और उस समय को हम क्या बोलते हैं, आर्कियन एरा, आर्कियन युग बोलते हैं। उस समय से ये ठंडा होना चालू हुआ था हमारा अर्थ या हमारा इंडिया। देखा जाए तो अरावली जो रेंज है, हमारा जो अरावली रेंज है, इसमें हमको थोड़ा सा उसके नए टाइम का, नया टाइम मतलब क्या है, जब अर्थ बना था उससे थोड़ा सा नया, उससे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम हो जाने के बाद अरावली बना था। और अरावली सिर्फ अरावली नहीं बना था, अरावली और दिल्ली के बीच का जो एरिया है, जिसको अरावली दिल्ली ओरोजिनी बोलते हैं, मतलब जो अरावली का माउंटेन का हिस्सा है ना, अरावली के पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है, ये उस समय बना था, और वो इंडियन क्रेटॉन से जुड़ा हुआ था, ठीक है। अब मैं क्या बता रहा हूँ, देखो भारत या इंडिया जो है वो एक क्रेटॉन का हिस्सा था, ठीक है। क्रेटॉन का हिस्सा समझ गया कि वो जब पूरा लावा था, सॉलिडिफाई हो गया, तो एक मिडिल पार्ट बहुत स्ट्रांग हो गया। तो अब क्या हुआ कि ये जो अरावली है, वहाँ पे हमको उस समय का, किस समय का, जब आर्कियन एरा था, जब अर्थ सबसे पुराना था, उस समय का आपको दिल्ली और अरावली वाले रीजन पे आपको पुराने क्रेटॉन का हिस्सा दिखता है। इसका मतलब अरावली बहुत पुराना है। हम जानते भी हैं कि अरावली बहुत ओल्डेस्ट माउंटेन में आता है, वो भी फोल्ड माउंटेन है ना, ओल्ड फोल्ड माउंटेन में आता है। पर ऐसा नहीं है कि अरावली सबसे पुराना था, अरावली से पहले भी कुछ चीज़ें थी। जैसे देखा जाए तो सिंहभूम वाला एरिया, अब सिंहभूम जो झारखंड में जाता है, तो सिंहभूम करके डिस्ट्रिक्ट है, सिंहभूम वाला एरिया, कर्नाटक का धारवाड़ वाला एरिया, ये उससे भी ज़्यादा पुराने हैं, वो सब प्लेटूज थे, ठीक है। अरावली एक माउंटेन है, ठीक है। तो अरावली और दिल्ली का ओरोजिनी मतलब माउंटेन बिल्डिंग का टाइम, ओरोजिनी का मतलब होता है माउंटेन बिल्डने का जो टाइम पीरियड होता है, दैट इज अरावली दिल्ली ओरिजिनी। ये कहाँ से कहाँ तक जाता है पता है, राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति भवन से लेके राजस्थान के अरावली तक ये पूरा अरावली माउंटेन था, ठीक है ना। और कुछ ज्योग्राफर्स ये बोलते हैं ये अरावली का माउंटेन पूरा नीचे लक्षद्वीप तक था। अब कैन यू इमेजिन कि कहाँ से आप अरावली का माउंटेन होते हुए, गुजरात होते हुए, फिर इंडिया का वेस्टर्न कोस्ट जहाँ पे लक्षद्वीप है वहाँ तक था, इतना बड़ा माउंटेन था। बट उसका कुछ हिस्सा ओशन के अंदर में है, कुछ हिस्सा बाहर में है। तो कुछ हिस्सा जो लैंड के ऊपर में है, उसमें गुजरात के हिल्स, गिरनार हिल्स, ये सब सुने होंगे, तो वो पूरा लेके दिल्ली तक था अरावली। अब अरावली माउंटेन जिस समय बना था उस समय से का कोई भी माउंटेन एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों एग्जिस्ट नहीं करता? क्योंकि भाई 4 अरब साल पहले बनना, तो 4 अरब साल तक टिका रहेगा? नहीं टिका रहेगा, सब टूट जाना चाहिए। बट वो टिका इसलिए रह गया क्योंकि वहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा नहीं होता था। अभी भी देखा जाए तो वहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा नहीं होता, और बारिश ज़्यादा नहीं होने से क्या होता है कि जो वाटर से जो इरोशन होता है, जो पानी से, जल से अपरदन जो होता है, वो नहीं हो पाता, ओनली विंड से होता है। तो विंड से घिस घिस के वो इतना छोटा दिख रहा है। बताओ कितना साल पुराना रहा होगा। गेटिंग इट? तो खैर मेरी बात बस ये थी कि अरावली जो है बहुत पुराना है, उस क्रेटॉन का हिस्सा था। देखा जाए तो अगर हम आर्कियन की बात करते हैं तो कब का पुराना है, तो यू कैन सी 3.9 बिलियन से 2.5 बिलियन, 2.5 अरब साल से 3.9 अरब साल के बीच का टाइम का है आर्कियन एरा। ठीक है ना। इस आर्कियन एरा के समय हमारा क्रेटॉन, इंडिया का क्रेटॉन बना था। हाँ संजू, हाँ देखो, ये प्रोटेरोजोइक जो है ये 540 मिलियन के पास जिस समय अरावली बन रहा था। म्यूट कर लेना संजू, आपके यहाँ से नॉइस आ रहा है। हाँ
ये प्रोटेरोजोइक के समय आपको अरावली दिखेगा और जो क्रेटॉन है वो इस टाइम का आर्कियन टाइम का मिलेगा। ठीक है, आपको याद होगा मैं इधर की बात भी किया था वैसे जुरासिक वाला एरा जो कि 500 मिलियन साल से 250 मिलियन इवन 65 मिलियन साल तक चलेगा। ठीक है, वहाँ पे अपन नहीं जा रहे हैं। तो हमारा क्रेटॉन देखा जाए तो हमारा इंडिया का जो क्रेटॉन है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड था या 3 हिस्सा था। एक है अरावली वाला, एक था सिंहभूम वाला और एक था धारवाड़ वाला। समझे? अब देखो इंडिया का क्रेटॉन भी का भी 3 पार्ट था। कौन कौन सा? एक अरावली का क्रेटॉन, एक था सिंहभूम का और एक है धारवाड़। धारवाड़ कहाँ पे है? धारवाड़ कर्नाटका के धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट में है और उसी एरिया का जो एरिया है उसको धारवाड़ बोल रहे हैं। ठीक है, सिंहभूम कहाँ पे बताया? झारखंड के पास, झारखंड का सदर्न हिस्सा। और अरावली तो जानते ही हो। तो ये 3 मिलके क्या बने? ये 3 मिलके हमारे इंडिया के सब कॉन्टिनेंट बने, भारत का उपमहाद्वीप बना। अब देखो यहाँ पे एक सरप्राइजिंग फैक्ट ये है कि ये जो दोनों क्रेटॉन का जो बीच का पार्ट है जहाँ पे क्रैक है या जहाँ पे बोलना चाहिए कि एक भ्रंश है, वहाँ से नर्मदा रिवर बहती है। देखो इस जगह पे नर्मदा रिवर फ्लो होती है। आप सुने होंगे कि नर्मदा रिवर जो है भ्रंश वैली से या तो रिफ्ट वैली से फ्लो होती है। तो क्यों? क्योंकि अरावली, क्रेटॉन, सिंहभूम एवं धारवाड़ के बीच का जो लाइन है वहाँ पे जो है वहाँ पे नर्मदा रिवर बहती है। और जो धारवाड़ और सिंहभूम के बीच का जो लाइन है ये वैसे आपको उस जगह पे दिख नहीं रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि ये पहले ऐसा था, इसके बाद बहुत चेंजेस हुए। सिंहभूम अभी ये एरिया है, सिंहभूम और धारवाड़ के बीच का जो क्रैक है वहाँ से सोन रिवर जाती है। तो 2 रिवर का प्लेस आपको मिलता है। कौन कौन से? एक तो नर्मदा रिवर का और एक सोन रिवर का। 3 क्रेटॉन के बीच का एरिया, नर्मदा नदी और सोन नदी। ठीक है, आगे चलते हैं। तो क्या है, जहां जहां पे क्रैक्स हुए वहां वहां पे आपको क्या मिले? आपको सोन रिवर मिली और एक और रिवर मिली, वो है गोदावरी। नर्मदा, सोन और गोदावरी तीनों क्रैक्स में डेवलप हुए। ठीक है, नर्मदा, सोन एंड गोदावरी तीनों क्रैक्स में डेवलप हुए। देखा जाए तो ये नदियाँ काफ़ी पुरानी हैं। वैसे यही इसी समय में ना सोन रिवर के पास समय ही दामोदर रिवर जो कि हुगली रिवर की ट्रिब्यूटरी है। दामोदर नदी जो है हुगली का, वो क्या बोलते हैं, उप नदी बोलते हैं ना, सहायक नदी, सॉरी, है ना। इट इज़ द ट्रिब्यूटरी जिसकी हुगली नदी की। तो ये सारी नदियाँ इस समय बनी। ये रिवर उस समय बनी इसलिए इसके आसपास में आपको अभी भी जंगल मिलता है। अब नर्मदा के आसपास में जंगल इतना क्यों नहीं मिलते? क्योंकि वो 2 माउंटेन से घिरा हुआ है, विंध्य और सतपुड़ा से, इसलिए उस पर ज़्यादा जंगल नहीं मिलते। बट सोन रिवर के पास में आपको बहुत सारे जंगल मिलेंगे। आप देखोगे कि जो कान्हा किसली नेशनल पार्क हो गया या अचानकमर नेशनल पार्क हो गया, है ना, या तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क, ये जितने नेशनल पार्क हैं ये एक्चुअल में पूरे जंगल हैं जो इसी सोन रिवर के पास है। समझ लो ना। तो इसलिए यहाँ पे इतने सारे आपको एनिमल्स मिल जाते हैं। ठीक है, गोदावरी रिवर, गोदावरी रिवर के पास भी जो इंद्रावती आती है वहाँ पे भी पूरा बस्तर का जंगल है, अबूझमाड़ वाला एरिया है और पूरा जंगल है। और देखा जाए गोदावरी जहाँ जहाँ जा रही है वहाँ के, जैसे गोदावरी की एक ट्रिब्यूटरी है वर्धा, वर्धा में भी पूरा जंगल है। खैर वर्धा का जंगल अब ख़त्म हो गया है क्योंकि वहाँ पे खेती करना चालू कर दिए हैं और खेती करना चालू हो जाने के कारण से वर्धा रिवर बस एक वैली टाइप का रह गया। पर अभी भी वर्धा वैली के नीचे कोयला मिलता है। इसका मतलब कभी जंगल रहा होगा। समझो ना, वर्धा नदी के नीचे, वर्धा नदी किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की। तो वर्धा रिवर के नीचे अभी भी आपको कोल मिलता है, इसलिए सोन रिवर के नीचे भी कोल मिलता है, इसलिए दामोदर रिवर के नीचे भी कोल मिलता है, इसलिए गोदावरी नदी के नीचे भी कोल मिलता है। नर्मदा नदी के नीचे कोल नहीं मिल पाता क्योंकि वो विंध्य सतपुड़ा से घिरा हुआ है, अदरवाइज वहाँ पे भी आपको कोल मिलता। तो यू कैन सी कि कोल का फॉर्मेशन या कोल या कोयला का फॉर्मेशन किस लिए उस जगह पे हो पा रहा है? क्योंकि इस जगह पे रिवर है। और यहाँ पे रिवर कैसे हो पाई? क्योंकि यहाँ पे 3 क्रेटॉन का क्रैक है, लिनामेंट्स है, लकीरें हैं वहाँ पे। ठीक है, इसलिए यहाँ पे आपको ये सबसे पुरानी रिवर और इसी समय पुराने जंगल और पुराने कोयला का प्लेस मिलता है। अब देखो कि जहाँ पे भी क्रैक्स होते हैं ना, वहाँ पे नदियाँ बहती हैं।
जैसे क्या तीन जो हिस्सा है तीनों आपस में ऐसे टकराया, अब उसमें क्या है, बीच में क्रैक है, उसमें नदियाँ बहेंगी, बट उस क्रेटॉन के अंदर में प्रेशर पड़ रहा है। क्यों प्रेशर पड़ रहा है? पीछे से कोई ढकेल रहा है तो सामने वाला भी ढकेल आ जाएगा। ये वही वाला है कि जब मुंबई के लोकल ट्रेन में देखा जाए तो आपको कुछ नहीं करना, बस खड़े हो जाना है, सामने वाला भी आपको आगे जाएगा, पीछे वाला भी आपको ढकेलेगा, खुद से खुद चले जाओगे। तो वैसे ही है क्रेटॉन के साथ। क्रेटॉन को अगर पीछे से कोई ढकेल रहा है और सामने में स्ट्रॉन्ग प्लेस है तो क्या होता है, जब क्रेटॉन फोल्डेड हो जाता है तो वहाँ पे माउंटेन बन जाता है, जैसे अरावली बना। तो अरावली क्रेटॉन में अरावली माउंटेन बनने का रीज़न था कि अरावली को पीछे से प्रेशर पड़ रहा था, अरावली क्रेटॉन को, तो क्या बना, अरावली का माउंटेन बना। गेटिंग इट? अब माउंटेन बनता कैसे है? तो जैसे पर्वत बनने का एक तरीका होता है। पर्वत बनने का तरीका सिंपल ये होता है कि जैसे आप देखोगे कि कहीं पे जब माउंटेन होता है या प्लेटू होता है तो वहाँ से नदियाँ बहती है। आपने कभी देखा होगा, जहाँ पे भी माउंटेन या प्लेटू होता है वहाँ से रिवर बहती है। अब ये जब रिवर बहती है, रिवर का एक ही काम है। क्या काम है? रिवर का काम है माउंटेन और प्लेटू को घिस घिस के सी लेवल तक लेके आना। क्या काम है? माउंटेन एंड प्लेटू को इरोड करके सी लेवल तक ले आना। जिस समय उसको सी लेवल या समुद्र की सतह तक ले आएगी तब रिवर का काम खत्म हो जाएगा, रिवर खुद भी खत्म हो जाएगी। समझे ना? तो मतलब रिवर तब तक है जब तक माउंटेन है या कोई भी हाईलैंड है, ऊंचा मतलब बोलना चाहिए कि ऊंचा वाला कोई भी प्लेस है, तब तक क्या है, तब तक नदियां हैं। अब ये देखो कि नदी का काम क्या है, ऊपर से सेडिमेंट उठा के ओशन के अंदर में डंप करते जाना, है ना। ओशन में डंप करते जाना, जितने अवसाद हैं, जितने सेडिमेंट्स हैं उसको उठा के डंप करते जाना। तो क्या होता है, ओशन में लोड बढ़ता जाता है, ठीक है ना। ओशन में सेडिमेंट्स का लोड बढ़ने के कारण से ओशन का जो बेस है वो क्या नीचे धंसता जाता है। आप सोचो, एक नेट रखे हो, एक जाली रखे हो, उसके ऊपर एक छोटा सा बच्चे को कूदा दो, तो वो जो बच्चा कूदा है वो सेडिमेंट है, अवसाद है। अब बच्चे को कूदने के कारण से जितने लोग उस नेट को पकड़े हैं वो सारे क्लोज आ जाएंगे, ठीक है ना, सारे पास आ जाएंगे। तो जब सेडिमेंट्स अंदर में लोड बढ़ जाता है तो जितने जो बॉर्डर्स है वो नज़दीक आ जाते हैं और वो सेडिमेंट्स फोल्ड हो जाता है और फोल्ड माउंटेन बन जाते हैं। समझे क्या है? देखो, पहले कहीं पे हाईलैंड था, ऊंचा प्लेस, हो सकता है पर्वत या पठार, वहाँ से रिवर आई, रिवर ने उस सेडिमेंट्स को उठा के ओशन में डाल दिया। अब ओशन पे इतना लोड बढ़ गया कि ओशन का बेस जो है श्रिंक होने लगा, सिकुड़ने लगा। इसके कारण से आसपास के ओशन का जो सरफेस या लैंड वाला पार्ट है वो पास आने लगा। अब जब ये पास आएगा तो अंदर का सेडिमेंट्स क्या होगा, या अवसाद क्या होगा, वो स्क्वीज हो जाएगा, फोल्ड हो जाएगा, तो फोल्ड माउंटेन बनता है। इसलिए जिस जगह पे पास्ट में सी था उसी के ऊपर माउंटेन है। अभी पास्ट में कहीं पे भी सागर है वहीं पे पर्वत है, जैसे टेथिस सी है तो वहां पे हिमालय माउंटेन है। तो इसलिए हर एक माउंटेन के लिए एसेंशियल है कि वो पहले सी होना जरूरी है। हर एक जंगल के लिए जरूरी है कि वहां पे रिवर होना जरूरी है। हर एक कोल के लिए जरूरी है कि वहां पे जंगल रहे। देख रहे हो कि कैसे आप एनालॉजी ड्रॉ कर पा रहे हो। यही चीज को तो समझना है आपको, ठीक है। तो अरावली माउंटेन इसी प्रोसेस से बना। नॉट ओनली अरावली माउंटेन, वर्ल्ड के जितने फोल्ड माउंटेन हैं जो फोल्डिंग हो जाते हैं वो बने हैं किसी न किसी एंटीक्लाइन से बने हैं, सिंक्लाइन से बने, सॉरी। इसलिए टेथिस का सिंक्लाइन बोला जाता है, यूरल का सिंक्लाइन बोला जाता है, एल्प्स का सिंक्लाइन, हाँ उसका भी सिंक्लाइन था, यस उसका भी सिंक्लाइन था, वो टेथिस सी का ही पार्ट था। तो हर का सिंक्लाइन मतलब समझ, सिंक हम लोग बोलते हैं ना, जिसमें बर्तन वर्तन धोते, सिंक नाम, जो गड्ढा वाला एरिया है ना। तो अर्थ में जो सी वाला एरिया था, जो सिंक था, उसमें पानी भरा, सेडिमेंट्स भरे, लोड बढ़ा, स्क्वीज अप हो गया। ये है माउंटेन, फोल्ड माउंटेन, ठीक है ना। तो हमारा जो इंडिया है, अभी तो इतनी सारी रिवर दिखती हैं, पर देखा जाए तो हमारे इंडिया में जब ये जो अरावली माउंटेन बन रहा था उसी समय दो और माउंटेन थे, एक था विंध्या और एक था सतपुड़ा। तो ये अरावली, विंध्या एंड सतपुड़ा वर्ल्ड के ओल्डेस्ट माउंटेन में से आते हैं, वर्ल्ड के ओल्डेस्ट माउंटेन में से आते हैं, ठीक है। इसलिए विंध्या या सतपुड़ा में कभी जाओगे ना तो आपको रॉक्स टूटे हुए दिखेंगे। देखो कोई चट्टान या रॉक्स नहीं बोलना चाहिए, माउंटेन, है ना,
किसी भी हिल या रॉक माउंटेन में जाओगे, अगर उसके बड़े बड़े बोल्डर ज़्यादा नीचे गिरे हुए हैं तो मान के चलो कि ये पुराने कंडीशन में है ना। आप कभी जाके देखना पचमढ़ी में कभी जाओगे ना तो ऑब्जर्व करना, आप देखोगे कि बड़ा बड़ा रॉक्स ना कहीं ऐसे नीचे गिरा हुआ है, बहुत बड़े बड़े रॉक्स गिरे हुए हैं। ऐसा नहीं कि हिमालय में नहीं होता, वो भी नया है, उसमें नहीं होता, ऐसा नहीं है। बट जितना आपको पुराने माउंटेन्स में जैसे अरावली में, विंध्या में, सतपुड़ा में मिलेगा, वैसा आपको हिमालय में नहीं मिलेगा। आपकी बार घूमने जाओगे तो मेरे आइज से देखना, कौन सा GIS के आइज से देखना, ठीक है ना। सो दैट्स द थिंग। तो ये जो 4 पोर्शन हैं, कौन कौन सा, अरावली, विंध्या, सतपुड़ा और पूर्वी घाट, ईस्टर्न घाट, ये सबसे पुराने में से हैं। इसलिए ईस्टर्न घाट भी वेस्टर्न घाट से काफ़ी टूटा फूटा कंडीशन में है, फ्रेगमेंटेड कंडीशन में है पूर्वी घाट, ईस्टर्न घाट। जबकि देखा जाए तो वेस्टर्न घाट काफ़ी नया है। और कितना नया है बोला जाए तो ईस्टर्न घाट तो बिलियन ईयर्स ओल्ड है, और वेस्टर्न घाट कैसा है, वेस्टर्न घाट 65 मिलियन साल पुराना है। जब दक्कन का पठार बना उसी के जस्ट कुछ दिन पहले क्या बना था, कुछ दिन मतलब कुछ मिलियन साल पहले क्या बना था, कुछ मिलियन साल पहले वेस्टर्न घाट बना था। तो ये दोनों भाई हैं, कौन कौन, वेस्टर्न घाट और डेक्कन का प्लेटू। ये दोनों क्या हैं, पठार हैं। तो देख रहे हो कि हम कैसे किसी का लॉजिक निकाल रहे हैं। हो सकता है मेरे जो जितना मैंने बताया है उसमें से आप 70 to 80% समझ पाए होंगे, हो सकता है, इट इज़ पॉसिबल। अब जब बुक पढ़ोगे उसका फिर से मेरे रिकॉर्डिंग्स को देखना, तब आपको और ज़्यादा समझ आएगा। वैसे बुक्स में ये सारा चीज़, ये तो 1000 बुक्स का एक कंसोलिडेट करके मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। जो 15 साल का जो नॉलेज है वो सारा आपको 1 घंटे में बता रहा हूँ। तो इसलिए क्या है, ये जो नॉलेज है आपको हर जगह नहीं मिल पाएगा जिस तरीके से इसको सिंक किया गया। बट हाँ, आप अब समझ पाओगे कि चीज़ें कैसी बनी हैं, किसी का रीज़न है, हर में ज्योग्राफी का रीज़न है। इसलिए ज्योग्राफी में MA भी होता है, MSc भी होता है ना। जो रीज़न फाइंड आउट करता है वो MSc है, जो फैक्चुअल चीज़ों को निकालता है वो MA है, ठीक है। तो you can see this is Aravalli mountain, this is Vindhya and this is Satpura, this one is Satpura, और ये है ईस्टर्न घाट जिसकी हम बात कर रहे थे, ठीक है। हम 3 माउंटेन के बारे में जान गए, अरावली, विंध्या, सतपुड़ा एंड ईस्टर्न घाट। पर इसमें एक चीज़ है आपको जानना जरूरी है, जैसे अरावली एक फोल्ड माउंटेन है ना। अरावली एक फोल्ड पर्वत है। फोल्ड को इंग्लिश हिंदी में फोल्ड ही तो बोलते हैं क्या, कि कुछ और बोलते हैं। पर ये जो माउंटेन है कौन सा, विंध्या एक ब्लॉक माउंटेन है। नाम से लग रहा है ब्लॉक हो जाना, कोई चीज़ को रुक जाना। जैसे नर्मदा रिवर बाकी रिवर से अलग है, वो रिफ्ट से बहती है, भ्रंश से बहती है, वैसे ही ये जो विंध्या जो माउंटेन है ये अकेला ऐसा माउंटेन है। वैसे एक और माउंटेन, विंध्या अकेला एक ऐसा माउंटेन है जो इंडिया में है जो कि ब्लॉक माउंटेन है। अब देखो माउंटेन ना 2 तरीके से बनते हैं, है ना। एक तो क्या है, सिकुड़न से, कंप्रेस हो जाने से, इसको कंप्रेशन लगता है, सिकुड़ना लगता है। और दूसरा टेंशन से। टेंशन में क्या होता है कि जब दो एरिया है या 2 लैंड का पार्ट अलग होता है ना, तो बीच वाला पार्ट क्या होता है, अंदर चला जाता है। तो बीच वाला पार्ट जब अंदर चला जाता है तो वैली बन जाता है, घाटी बन जाता है। अब उस वैली से आप ऊपर को देखते हो तो वो माउंटेन जैसा दिखता है। तो जो नर्मदा का रिवर है ना, नर्मदा का जो रिवर है जिसको रिफ्ट बोलते हैं, भ्रंश बोलते हैं, तो वो भ्रंश है, नीचे टूटा हुआ गिरा है हिस्सा। अब उस वैली से आप माउंटेन देखते हो तो वो विंध्या दिखता है, इस साइड देखते हो तो सतपुड़ा दिखता है। समझ पा रहे हो ना। आप सोचो कि मैंने इसको 3 पार्ट में तोड़ दिया, इधर टूटा और बीच वाला हिस्सा नीचे गिर गया। तो जो नीचे हिस्से गिरा ना वो क्या है, वो है आपका नर्मदा का रिफ्ट वैली, नर्मदा की भ्रंश घाटी। और जो राइट साइड में गया वो विंध्या था और लेफ्ट साइड में गया वो सतपुड़ा था। तो इसलिए ऊपर में विंध्या, फिर नर्मदा, फिर सतपुड़ा, फिर तापी, इस तरीके से है नदियाँ। तो विंध्या एक टेंशन वाला माउंटेन है, टेंशन के कारण से बना है, और अरावली एक फोल्ड माउंटेन है, ठीक है।
तो यू कैन सी हमारे, अगर मैं इसका सीक्वेंस निकालूं तो हमारे अर्थ में सबसे पहले जो बना था सिंहभूम और क्योंझर। क्योंझर सुना है? कहाँ पे है क्योंझर? कोई जानता है? एनीवन? उड़ीसा में है ना क्योंझर, ठीक है ना। तो यू कैन सी पूरे इंडिया, नॉट ओनली इंडिया, पूरे अर्थ में, पूरी पृथ्वी का सबसे पुराना भाग कौन सा है? वो झारखंड और उड़ीसा वाला पार्ट, ठीक है। इसके बाद जो नया है वो है ईस्टर्न घाट। तो अगर मुझे घूमने जाना है सबसे पुराने हिस्से में अर्थ के, तो सबसे पहले मैं सिंहभूम और क्योंझर घूम के आया। इसके बाद मैं पूर्वी घाट गया। पूर्वी घाट, ईस्टर्न घाट के लिए विशाखापट्टनम होके आ जाओ, अराकू वैली घूम के आ जाओ। ये सारा क्या है? ईस्टर्न घाट है। उड़ीसा का जो महेंद्रगिरी वाला एरिया है वो घूम के आ जाओ, वो सारा क्या है? सबसे ओल्डेस्ट पार्ट है। इसके बाद जो नया रीजन है वो है धारवाड़, ठीक है ना। तो देखो सिंहभूम क्योंझर के बाद धारवाड़, और उसके बाद दिल्ली और अरावली, वो उससे नया है। उसके बाद उससे ज़्यादा नया जो है वो कडप्पा वाला एरिया, मतलब सतपुड़ा, शिलोंग और कडप्पा, ये 3-4 एरिया। कौन कौन सा? शिलोंग मेघालय वाला, ठीक है। सतपुड़ा, मतलब सतपुड़ा पुराना है, नया है एज कम्पेयर टू विंध्या। सॉरी विंध्या ऊपर बनेगा, सॉरी है ना। सतपुड़ा नया है एज कम्पेयर टू विंध्या, तो इसलिए सतपुड़ा ज़्यादा टूटा दिखेगा एज कम्पेयर टू विंध्या। सतपुड़ा से ओल्ड कौन है? अरावली। अरावली से ओल्ड कौन सा है? ये धारवाड़ और सिंहभूम और ईस्टर्न घाट। तो सबसे पुराने में ईस्टर्न घाट, फिर क्या हुआ? अरावली, फिर इसके बाद सतपुड़ा और उसके बाद विंध्या, ठीक है ना। ये है विंध्या जब बना, उसके बाद आगे चलते हैं। यस, अब क्या हुआ? ये जब हो रहा था ना, तब क्या है, ये जो क्रेटॉन है वो फिर से एक्टिव हो गया, ठीक है ना। ये जो क्रेटॉन है ये रीएक्टिव हो गया। अब फिर से एक्टिव हो जाने के कारण से ये जो इधर का क्रेटॉन था, कौन सा? सिंहभूम वाला क्रेटॉन, ये 2 पार्ट में टूट गया। 2 पार्ट में कौन कौन से? एक पार्ट जहाँ पे टूटा वहाँ पे दामोदर नदी है, दूसरा पार्ट टूटा वहाँ पे महानदी रिवर बही, ठीक है। तो याद होगा 3 क्रेटॉन थे, एक अरावली का था, एक सिंहभूम का था, एक धारवाड़ का था। अरावली के टूटने के कारण से अरावली माउंटेन बना। सिंहभूम के टूटने के कारण से 2 रिवर बहे, दामोदर और महानदी। इसलिए हमको दामोदर और महानदी में भी, मैंने बताया जहाँ रिवर है वहाँ जंगल है। तो दामोदर के पास झरिया माइंस, रानीगंज कोल माइन, ये कोयला का एरिया है, क्षेत्र है, इसलिए बोकारो, राउरकेला, ये सब उसी जगह पे है, स्टील प्लांट। दूसरा है महानदी। महानदी, आप जानते हो कि महानदी के पास में कोयला का क्षेत्र है, कोयला का एरिया है, जिसमें आप कोरबा वाला कोल माइंस जानते हो। हसदेव रिवर जो महानदी की ट्रिब्यूटरी है, उस पर कोल माइंस मिलते हैं। तो मैंने बताया कि जहाँ पे रिवर है वहाँ पे कोयला है, गेटिंग इट। तो इस जगह पे भी कोयला मिला, दामोदर रिवर एंड महानदी वाले रीजन पे, ठीक है। तो महानदी नई है एज कम्पेयर टू गोदावरी, नर्मदा एंड सोन के कंपेरिजन। देखो एक चीज़ समझना, गंगा की ट्रिब्यूटरी थी सोन नदी, इफ़ यू रिमेंबर, गंगा की सहायक नदी थी सोन नदी, अभी भी है, बट सोन पहले बन गई है, गंगा तो बहुत बाद में आ रही है, और गंगा का भी नामो निशान नहीं है, गेटिंग इट। गंगा बहुत नई है। मैंने बोला ना कि स्टार्टिंग में बोला हिमालय बनेगा तब तो गंगा आएगी, isn't it? ठीक है। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद ये जो महानदी, दामोदर और गोदावरी, इसमें ना गोंडवाना डिपॉजिट हुआ। गोंडवाना डिपॉजिट बोलने का मतलब क्या है कि जंगल क्या हुआ, सबमर्ज कर गया, ज़मीन के अंदर में डूब गया। जब ये टूटा ना तो सारे जंगल अंदर घुस गए। इसके कारण से गोंडवाना पीरियड का कोयला बोला जाता है। हमारे इंडिया में कौन सा टाइम का कोयला मिलता है? गोंडवाना टाइम का कोयला मिलता है, ठीक है। गोंडवाना कार्बोनिफेरस से नया है। अब कितना नया है अगर देखा जाए तो कार्बोनिफेरस वो टाइम है जब ना अर्थ में प्लांट आए थे, है ना। अर्थ में प्लांट मैंने बताया 400 से 500 मिलियन साल पुराना। और ये गोंडवाना जो है डायनासोर के टाइम का है, समझो ना। तो डायनासोर्स किस टाइम पे का जो कोयला है वो इंडिया में मिलता है, बट जो कार्बोनिफेरस वाला जो बहुत पुराना कोयला है वो इंडिया में नहीं मिलता, ठीक। अब ये हुआ कि ये सब बन गया, तो अब इंडिया
क्लोज होना चालू हुआ, टेथिस सी अब बंद होना चालू हो गया। टेथिस सी बंद होना चालू होगा तो इसके साथ बहुत सारी चीज़ें बनेंगी। टेथिस सी बंद होना चालू हुआ, उसके बाद डेक्कन का लावा का फॉर्मेशन हुआ, है ना, डेक्कन का प्लेटू बना, दक्कन का पठार बना। इंडिया जब मेडागास्कर के पास था तो वहाँ पे वो अनफॉर्चुनेटली एक ऐसा जगह पे पड़ गया कि जिसके नीचे से लावा निकल रहा था, जिसको हॉट स्पॉट बोला जाता है, और उस हॉट स्पॉट का नाम है रीयूनियन हॉट स्पॉट। देखो अर्थ में कई जगह ऐसे हैं जहाँ पे बस लावा बहते रहते हैं, निकलते रहता है अर्थ से। तो इंडिया जब उधर पे मूव कर रहा था तो इंडिया का वेस्टर्न वाला पार्ट जो है वो उसके नीचे में आ गया। किसके नीचे में? रीयूनियन हॉट स्पॉट के नीचे में। तो उसके ऊपर पूरा लावा बह गया। कौन से साल पहले? 65 मिलियन साल पहले की बात है ये, क्रिटेशियस एरा बोला जाता है इसको। तो कहाँ से 250 मिलियन साल से हम 65 मिलियन में आ गए। 250 से 65 के बीच में कुछ मेजर चेंजेस नहीं हुए हैं हमारे इंडिया के माउंटेन एंड प्लेटू में। तो 250 मिलियन के बाद 65 मिलियन साल पहले जब टेथिस सी क्लोज हो रहा था, मतलब इंडिया यूरेशिया से टकरा रहा था, उस समय इंडिया उस जगह पे पड़ गया जिस जगह पे क्या था? रीयूनियन हॉटस्पॉट था। तो इंडिया के वेस्टर्न हिस्से में, महाराष्ट्र कर्नाटक हिस्से में पूरा डेक्कन का लावा का फॉर्मेशन हो गया, जिसके कारण से दक्कन का पठार बना। अब वो तो बना। अब इंडिया जब फिर और आगे बढ़ा तो क्या हुआ? इतना दूर तक आगे बढ़ने के कारण से इंडिया में क्रैक्स आ गया, है ना, इंडिया में क्रैक्स आ गए। और इंडिया का ये जो वेस्टर्न वाला हिस्सा है ना, ये टूट के अंदर चला गया, डूब गया। ठीक है ना? क्या हुआ? देखो इंडिया इतना दूर से जा रहा था। इंडिया का पहले ना यहाँ से इतना दूर तक क्या था? इंडिया का लैंड था। बट क्या है, इंडिया इतना दूर ट्रेवल किया ना, तो ये वाला हिस्सा क्या हुआ? टूट के अंदर चला गया। अब जैसे क्या है, आप टाइटैनिक शिप देखे होंगे कि जब एक पोर्शन टूट के अंदर चला गया तो सेकंड वाला पोर्शन फिर ऐसा उठ गया। तो सेम चीज हुआ कि इंडिया का जो पेनिनसुला पार्ट है, ये पार्ट टूट जाने के कारण से ये वाला पार्ट ऐसे ऐसे बेंड हो गया, जिसके कारण से सारी नदियां अब गोदावरी, कृष्णा, कावेरी इधर बहने लगी, बे ऑफ बंगाल में, इधर पे नहीं बहने लगी। क्यों? क्योंकि ये वाला हिस्सा क्या हुआ? टूट के ऐसा हो गया। तो जो हिस्सा नीचे गिर गया, अंदर चला गया, वहाँ पे आप द्वारका धाम बोलते हो, क्योंकि लैंड के नीचे की नगरी, है ना। हम बोलते हैं कि वहाँ पे कभी नगर था या कभी ये था, पर ये कंफर्म है कि उस जगह पे लैंड था जो कि अंदर चला गया, पहले ऊपर का हिस्सा था। और जो पोर्शन ऐसे उठ गया वो है वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट। तो इसलिए इस जगह पे क्या बना? वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट बना। और सारी रिवर्स इधर बहने लगी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। जहाँ पे माउंटेन बन जाता है वहाँ पे नदियाँ बहने लग जाती है। और वो रिवर ने ईस्टर्न घाट को और काटा। ईस्टर्न घाट मतलब इसको और काट के और छोटा कर दिया ये नदियों ने, इसलिए ईस्टर्न घाट और भी छोटा हो गया, है ना, पूर्वी घाट और भी छोटा हो गया। तो अब क्या बन गया? वेस्टर्न घाट बन गया, पर हिमालय नहीं बना अभी तक। समझ लो ना। ये है रियूनियन आइलैंड, जो कि मेडागास्कर के पास अभी भी एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे मॉरिशस है, यहाँ पे चैगोस है, मालदीव्स हैं। ये जो आइलैंड बने, ये ना यहाँ पे ये वोल्केनिक हॉटस्पॉट था ना, बताया ना, उसके कारण से ये सारे आइलैंड्स बनते गए। ठीक है। और इंडिया के इस जगह पे डेक्कन का फॉर्मेशन हो गया, डेक्कन का प्लेटू का फॉर्मेशन हो गया। अब टाइम आ गया जब हिमालय बनना चालू होगा। अब जो टाइम है जिसको सेनोजोइक एरा बोलते हैं, जब जिसको लेट क्रिटेशियस हो चुका था, याद है ना। क्रिटेशियस में तो मैंने बोला डेक्कन का प्लेटू बना। लेट क्रिटेशियस के बाद इंडियन जो पेनिनसुला है वो पूरा टकराने चालू हो गया। इसके बाद लाइन से ग्रेटर, लेसर और शिवालिक हिमालय लाइन से बने। अब जब हिमालय बना, माउंटेन बना, तो स्नो का फॉर्मेशन हुआ। स्नो के फॉर्मेशन के कारण से गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस रिवर बहने चालू हुई। और उसके बाद से सिविलाइजेशन इंडिया में आया, है ना। सभ्यता जो है इंडिया में उसके बाद से आना चालू हुए। अगर देखा जाए इस समय तो हम लोग ये स्टोन एज और ये सब में चल रहे थे। अगर देखा जाए तो ह्यूमन फॉर्म में था ही नहीं, मंकी के फॉर्म में था अभी तक, है ना। ये जो मैमल्स थे वो मैमल्स तो ह्यूमन के फॉर्म में जैसे हम दिखते हैं, होमो सेपियंस, है ना, उस फॉर्म में तो बहुत लेट से आए, 1 लाख साल पहले आए। 1 लाख साल मतलब 0.1 मिलियन साल पहले, है ना। तो हम तो 1 लाख साल पहले आए हैं, उस समय तक ये सारा चीज हो चुका है। ह्यूमन का फॉर्म ही नहीं आया था। हम चिंपैंजीज के भाई हैं,
है ना। चिंपैंजीज फिर वो बबून और ये सब होते हैं ना, गोरिल्ला वगैरह, वो सब। लेम्यूर हमारे दादाजी थे, लेम्यूर, है ना, जो कि बंदर जैसे थे। तो लेम्यूर से अलग अलग डिवीजन होते होते हम 2 भाई निकले, एक चिंपैंजीज बना, एक ह्यूमन बना। इसलिए चिंपैंजीज भी बहुत ज़्यादा दिमाग वाले हैं, है ना। और हम बने फिर इधर पे। अब पर हम होमो सेपियंस इतना इजीली नहीं बने। हमारा भी 3-4 सिनेंथ्रोपस पैकिनेंसिस बना, निंडरथल बना, फिर हम धीरे से होमो सेपियंस बने। जब हम ज़मीन में उतरना चालू किए, हमारा जो माउथ है वो अंदर होना चालू हुआ। क्यों अंदर होना चालू हुआ? भाई आप लटके रहोगे तो माउथ आपको निकला हुआ चाहिए फल खाने के लिए, है ना। आपका हैंड इंगेज है तो माउथ का रोल ज़्यादा है, पर हैंड जब नीचे आ गया तो माउथ का रोल कम हो गया, तो माउथ अंदर चला गया। होमो सेपियंस बने हम। तो 1 लाख साल पहले हम किसी तरीके से होमो सेपियंस जैसे अभी दिखते हैं वैसे बने। और उसमें आप देखो भीमबेटका हमारा जो केव है, भीमबेटका जो गुफा है ना, मध्य प्रदेश में, जो यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, वो 50,000 साल पुराना है। उस समय तक हम लोग क्या कर रहे थे? वही पत्थर वत्थर वाला स्टोन एज। उसी समय एक ना आइस एज भी आ गया था। अनफॉर्चुनेटली हमारे अर्थ में कई बार आइस एज आया था। एक समय आइस एज आया था, तो हम किसी तरीके से आग खोज लिए, है ना, आग खोज लिए, इसलिए आइस एज के कारण से हम सर्वाइव कर पाए। तो यहाँ से हम धीरे धीरे करके सेटल्ड लाइफ जीना चालू किए, ठीक है। तो यू कैन सी हमने पूरा अर्थ की हिस्ट्री से इंडिया की हिस्ट्री और इंडिया की हिस्ट्री से सिविलाइजेशन से लेके हम अभी आए, ठीक है ना। तो ये है आज का क्लास, जो कि हम इंडियन ज्योग्राफी के बारे में, फिजिकल ज्योग्राफी बना कैसे था। अब हम उसके बारे में बताएंगे तो इजीली समझ आ जाएगा कि गंगा के प्लेन में क्यों मिलता है, क्या मिलता है, ये इसी के पीछे का कारण निकलेगा, ठीक है। अब यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, यू कैन आस्क मी, है ना। आज का सेशन हम यहीं पे क्लोज करेंगे। अगर कुछ डाउट है, यू कैन आस्क मी। हाँ जी, पूछिए देवंती। ठीक है, तो आई होप कि अभी तक जो सेशन है आपका काफ़ी अच्छा लगा होगा, है ना। जो भारत का भूगोल है उसको इसी तरीके से पढ़ा जाता है ना। पढ़ना इसी तरीके से रहता है। एक्चुअली वो चाहता है जो स्टेट पीएससी एंड यूपीएससी कि आप इस तरीके से सोच लेके आओ। हम भारत का भूगोल को सिंपली इसकी हाईएस्ट चोटी ये है, ओशन ये है, गंगा ये है, उसके नदिया का लेंथ इतना है, ये सब एक्चुअल में ये अपने को जानने के लिए हम डीएसपी या डीसी या एसपी या कलेक्टर नहीं बनते। हमारे पीछे का कारण ये होता है कि हम उसके पीछे का कारण जानें, तब हम एक अच्छे पर्सनालिटी भी बनते हैं। इवन इफ़ आई एम सेलेक्टेड और नॉट, है ना, अगर मुझे ये पूरा अच्छे से ज्ञान है तो मैं एक अच्छा इंसान बनूंगा क्योंकि आई विल बी एबल टू अप्रिशिएट व्हाट द थिंग्स नेचर हैज़ गिवन टू अस, ना। प्रकृति ने जो चीज़ दिया है उसका हम आभार प्रकट कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए क्या है, ये सब चीज़ों को हमको जानना जरूरी है। जानोगे तो उसको प्रिजर्व करके रखोगे। अब देखो, जंगल आए 500 मिलियन साल हुआ है और आपको आए 1 मिलियन साल हुआ है। आपने पूरा अर्थ का हिस्ट्री को खराब कर दिया, समझो ना, पूरा पृथ्वी का सत्यानाश कर दिया आपने। इसलिए यू शुड बी नोइंग द इम्पोर्टेंस विच अर्थ हैज़, ठीक है। चलो फिर, बाय।